नमस्कार। आज मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फेमस टॉपिक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब जो भारत में ब्रिटिशर्स का जब राज चल रहा था तो उनके द्वारा भारत में कौन सी या क्या क्या आर्थिक नीतियां अपनाई गई। आज हम उन्हीं चीजों पे डिस्कस करेंगे और ये है आपका टॉपिक। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, आज का आपका टॉपिक इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया है। तो इनमें क्या क्या नीतियां थी तो हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहली बात was to make India a supplier of raw materials to Britain industries। मतलब कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहता था ब्रिटिशर्स भारत को। क्यों बनाना चाहता था? ताकि उनको कच्चा माल सस्ते से सस्ता मिले और उनकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें ताकि सस्ते माल में। और एक और पॉइंट अगर हम देखें, वो भारत में ही एक विशाल बाजार बनाना चाहता था ताकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो भारत में महंगे बिक सके। तो कहीं ना कहीं सारा का सारा इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स अपनी तरफ देख रहे थे, सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, अपनी होम कंट्री को डेवलप करने की सोच रहे थे। और उन्होंने इन्हीं दो मकसद, जिसको हम टू फोल्ड मोटिव भी कहते हैं, इन्हीं दो मकसदों पे काम किया। ये मेन चीज है इस चैप्टर की, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या? India a supplier of raw materials to Britain industries and India a market for finished goods that will be imported from Britain। तो बहुत सरल भाषा में अगर मैं फिर से कहूं तो यही कहना चाहता है वो कि भारत कच्चे माल का निर्यातक बने, ज्यादा से ज्यादा भारत का जो रॉ मटेरियल, क्योंकि भारत के पास संसाधन और रिसोर्सेज बहुत सारे थे, वो सारे रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स ले सकें और अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को और डेवलप कर सके, और वैसे ही उन्हीं कच्चे मालों से एक फिनिश गुड बना के भारत में अपना बाजार स्थापित कर सके। तो इसी मकसद से उन्होंने एक आर्थिक नीति अपनाई। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट से अगर हम बात करें तो वो था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी एक पॉइंट रहा है। मतलब उनकी आर्थिक नीति के अंतर्गत हमारे देश में जो आर्थिक विकास था वो बहुत ही निम्न स्तर में रहा। मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो आर्थिक विकास का निम्न स्तर क्यों रहा? क्यों रहा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल पे? क्यों हमारा आर्थिक विकास निम्न स्तर पे रहा? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करी, अपनी कंट्री को सेव करने की बात करी, अपनी कंट्री को डेवलप करने की बात करी, रेदर देन प्रोटेक्टिंग अवर कंट्री। और वैसे भी जब उनका शासनकाल, औपनिवेशिक काल चल रहा है हमारे देश में, तो वो क्यों अपने इंटरेस्ट को छोड़ के हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं, रेल, रोड्स, कैनाल्स, ये सब चीजें बनी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स का ही था, ताकि उनकी सेना ज्यादा से ज्यादा भारत में आ सके, भारत का कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा कम लागत, कम ट्रांसपोर्ट में जा सके। तो इस प्रकार उनके द्वारा कोई भी कार्य किया गया तो अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए किया गया, ना कि हमारे देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, अगर हम हिंदी मीडियम के लिए बोले तो कृषि पिछड़ापन। कृषि पिछड़ापन, कृषि पिछड़ापन क्यों रहा? एक तो आप लोग जानते ही हैं कि जमींदारी सिस्टम फॉलो किया गया। जमींदारी सिस्टम फॉलो किया गया, या फिर आप कह लीजिए परमानेंट सेटलमेंट या लैंड सेटलमेंट भी कह सकते हैं। और कमर्शियलाइज किया गया किसको? खेती को। किसको किया गया? एग्रीकल्चर को। तो कमर्शियलाइज करना, ये दो चार चीजें, बहुत सारी चीजें वैसे और भी, लेकिन भारत में कृषि पिछड़ापन क्यों हुआ? तो उसके सबसे बड़ा रीजन रहा है लैंड सेटलमेंट या फिर आपका जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम आप सबको पता होना चाहिए कि 1793 में आया था। जी हाँ, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इस सिस्टम में एक मिडिल मैन का काम कर रहा था जमींदार। वो किसानों से लेता था जो भी टैक्सेस होते थे और वो अपनी ईस्ट इंडियन कंपनी को पे कर देता था। लेकिन इसमें जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ? जो एक्सप्लॉइट हुआ वो कहीं ना कहीं फार्मर हुआ, क्योंकि क्या होता था, जो भी टैक्स देना है जमींदार के द्वारा, वो जमींदार तो किसानों से लेके दे रहा है, लेकिन अपनी भी कमाई वो उसमें कर रहा था। जैसे कि अगर मान लीजिए 500 रुपए का देना है तो वो 600 रुपए में दे रहा है। तो इस तरीके से वो अपनी भी आमदनी उसमें बढ़ाया जा रहा था
और इसका रेशियो कुछ 10/11 एंड 1/11 का रहता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक रैयतवारी सिस्टम आया। रैयतवारी सिस्टम जो आया था ये आपके थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था 1820 में, 1820 में। जी हाँ, इस रैयतवारी सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे किसान डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। किसको? ईस्ट इंडियन कंपनी को, ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने क्या किया, सरकार को डायरेक्ट टैक्स पे करना है। इसमें कुछ नियम थे कि रेवेन्यू जो भी होगा उसमें से 60% अगर ड्राई एरिया है तो वो टैक्स आपको देना पड़ेगा, अगर रेनफॉल एरिया, और 50% का जो भी होगा वो ड्राई एरिया में देना पड़ेगा। इसके बाद एक और महलवारी सिस्टम आया जो कि इन दोनों का थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता है, जो कि आपके अगर हम नाम ले तो विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था 1833 में। जी हाँ, इसमें एक महल बना दिया, मतलब बहुत सा कुछ गाँवों का ग्रुप बना दिया, उसकी एक कमेटी बना दी और उनके द्वारा सरकार को टैक्स दिया जाएगा, मतलब ब्रिटिशर्स को टैक्स दिया जाएगा। इस प्रकार भारत में जो कृषि विभाग था वो पीछे होने लगा। और अगर हम बात करें कमर्शलाइज एग्रीकल्चर की, तो आप सबको पता है भारत सबसिस्टेंस फार्मिंग पे बिलीव करता है, मतलब खेती की खुद ही उपभोग कर रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारत में मार्केट और बाजार खेती का लाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर के रूप में, क्रॉप्स के रूप में कमर्शलाइज करने की कोशिश की, ताकि भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है, वो अपने देश भेज सके और इससे वो लाभ कमा सके। तो इस तरीके से भारत एग्रीकल्चर में भी बैकवर्ड रहा, जैसे कि आपको पता ही है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए ही कार्य किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हमारे को सपोर्ट किया, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। किसको नुकसान पहुंचाया? हमारे औद्योगिक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को। कैसे नुकसान पहुंचाया उन्होंने एक सबसे बड़ा फॉल किया हमारा, जो कि फॉल ऑफ इंडियाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का। जी हाँ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उस वक्त भारत की काफी मशहूर थी, काफी फेमस थी, काफी मुनाफे वाली इंडस्ट्रीज थी। इसको कहीं ना कहीं फेल कर दिया। कैसे किया? उन्होंने क्या किया, अपने देश की जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, भारत के रिसोर्सेज लेके भारत में ही अपनी इंडस्ट्री का बाजार स्थापित कर दिया और कहीं भी प्रतिस्पर्धा के रूप में या कंपटीशन के रूप में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाए, और जिससे भारत की इंडस्ट्री सेक्टर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो ये भी एक आर्थिक नीति थी, एक स्ट्रेटेजी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनफेवरेबल इंडियाज फॉरेन ट्रेड, मतलब मैं अगर इसको हिंदी में बोलूं तो प्रतिकूल विदेशी व्यापार। जी, प्रतिकूल विदेशी व्यापार मतलब हमारे फेवर में नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था, वो ब्रिटिशर्स का था। किस पे? इंडिया के ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात और आयात में। तो मोनोपोली इस प्रकार थी कि भारत अगर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो चार्जेस बहुत कम लगाते थे, जिससे मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उनकी इंडस्ट्रीज को फायदा होता था। और अगर भारत इंपोर्ट कर रहा है उनकी इंडस्ट्रीज के फिनिश गुड्स को, तो वो इंपोर्ट चार्जेस कम कर देते थे, कम से कम बल्कि फ्री कर देते थे, टैरिफ नहीं लगाते थे, नॉन टैरिफ सारी चीजों को, चार्जेस को सस्ता कर देते, ताकि उनकी इंडस्ट्री की वस्तु भारत के लोगों के द्वारा खरीदी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर भारत को कुछ फायदा भी होता था तो उसका पूरा का पूरा रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही प्राप्त कर लिया जाता था। तो काफ़ी चीज़ें अगर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं एक ही चीज़ सामने आई है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए ही भारत में निवेश किया, और जो भी निवेश किया उससे उन्होंने अपने मुनाफे कमाने की सोची, ना कि भारत को डेवलप करने की सोची। चलिए, आज का ये टॉपिक काफ़ी है, इतना भी अगर आप समझ जाते हैं, नोट्स को प्रॉपर्ली नोट कर लेते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और चैप्टर 1 आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। खैर, एट द एंड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, जिनको नोट्स में दिक्कत हो रही होगी तो कुछ पिक्चर्स भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने शो करूंगा, जो कि एंड में वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा पूछे जाएंगे, और देखते हैं आप में से कितने उनमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।